आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में भारत का दबदबा कायम कर दिया है? एक हाफ की डिबेट आप देख चुके हैं। अब जरा आपको दिखाते हैं इसी सवाल पर हिंदुस्तान के आम लोग क्या कहते हैं। जरा उनकी राय भी सुनिए जल्दी से। मुझे तो लग रहा है मोदी जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने दबदबा नहीं बोल सकते हम, क्योंकि दबदबा बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। नहीं, वो तो कायम रखने का उसका सोच है, मगर वो मैं नहीं मानता हूँ कि वो दबदबा ठीक है करके। स्पीच दिया, वो स्पीच के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा किया कि टेररिस्ट का जो दबदबा है वो बहुत हट जाना चाहिए हमारे देश से। जिस तरह से वर्क कर रहे हैं वो काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो एज इंडिया में मतलब फर्स्ट टाइम इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर हमें मिला है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये बात तो सत्य है, जहाँ जहाँ उन्होंने विदेश का प्रवास किया है अपने वाणी विलास से वहाँ की जनता को मंत्रमुग्ध किया है और अपना राजनीतिक प्रभाव भी डाला है। हाँ, मोदी का दबदबा कायम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। अब जल्दी से आपको एसएमएस पोल का नतीजा दिखा देते हैं। ये आप ही लोगों की राय है, हमारे दर्शकों की, जिन्होंने इस सवाल पर कि क्या मोदी ने दुनिया में भारत का दबदबा कायम कर दिया है, हमें एसएमएस भेजा है हां और ना में। नतीजे जल्दी से आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये देखिए सवाल एक बार फिर, क्या मोदी ने दुनिया में भारत का दबदबा कायम कर दिया है? हां कहने वालों की संख्या ये देखिए 93%, 93% लोग कह रहे हैं हां, 7% लोग कह रहे हैं नहीं। डॉक्टर अजय कुमार, विदेश नीति का इस्तेमाल देश में सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए होना चाहिए। पिछले 2 साल में मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते 42% एफडीआई जो देश में आया बाहर से पैसा वो बढ़ा है, 42%। इसका मतलब आक्रामक विदेश नीति मोदी जी की काम कर रही है। आप मान क्यों नहीं लेते ये बात? मानक जी, आप बताइएगा कि पहले तो देश की जो स्थिति है वर्तमान में हम लोग किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? हम देखते हैं कि नौकरी हो रही है कि नहीं, नौजवानों को नौकरी मिल रही है कि नहीं, किसानों की क्या स्थिति है, कृषि की क्या स्थिति है, आम जनता की क्या स्थिति है, महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, पेट्रोल का दाम किस तरह से बढ़ रहा है। अब जब भी अगर आप इस तरह का अगर प्रश्न जनता से पूछेंगे, अगर 5 साल बाद जब 3 साल बाद जब चुनाव होगा तो इस देश के लोग तो यही निर्णय इस पर निर्भर होगा कि हमारे जो जिंदगी में क्या बदलाव लिया है। फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा था। देखिए डोमेस्टिक इश्यूज अलग हैं डॉक्टर अजय कुमार। अजय जी, डोमेस्टिक इश्यूज हैं, घरेलू मुद्दे हैं, उन पर भी अलग बहस कर लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं ये तो आंकड़ा है, इस आंकड़े को आप नकार नहीं सकते। सरकार ने संसद में यह आंकड़ा दिया है 42% एफडीआई अगर 2 साल में बढ़ा है तो आपकी सरकार के आखिरी साल से अगर तुलना करें तो इस आंकड़े को तो मानना पड़ेगा। इसका मतलब विदेश नीति जिसे आक्रामक बनाया मोदी जी ने वो काम कर रही है, लोग दुनिया देख रही है और भारत पे भरोसा कर रही है। मानक जी, पहली बात यह है कि ये आंकड़े अगर आप देखेंगे तो जब से सबसे ज्यादा विदेश मुद्रा जिस विदेश के जो निवेश सबसे ज्यादा हुई थी वो 2011 में मुझे लगता है कि 40 अरब के आसपास हुआ था। उसके बाद इस बार जब मोदी जी अभी पिछले साल का जो अगर आप आंकड़े देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा है। और आप यूपीए के जो है 1 साल को लेकर के आंकड़े को तोड़ मरोड़ करके पेश करेंगे तो आपके आंकड़े तो अच्छा ही लगेंगे। तो पहली बार हुआ बोलने की जो सरकार की जो आदत हो गई है। अच्छा एक सेकंड सर, कि हमने सबसे पहली बार इतना ज्यादा रेलवे लाइन लगा दिए। अरे जब देश विकास करेगी, हर साल बढ़ेगी तो उस पिछले साल से तो ज्यादा होना ही चाहिए, नहीं तो अब सरकार में किस लिए बैठे हुए हैं? अगर रोड जो है अच्छा अजय जी 1,10,00,000 किलोमीटर हो जाता है। अच्छा अजय जी एक सेकंड ना, केसी त्यागी जी आपका ठीक है, केसी त्यागी जी एक सवाल और मैं पूछ रहा था आपसे। सर आज छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो भाषण दिया अमेरिकी संसद में उसकी तुलना विवेकानंद जी के भाषण से की जा सकती है। 1893 का जो ऐतिहासिक भाषण है जो धर्म संसद में उन्होंने दिया था शिकागो में, आपको ये तुलना सही लग रही है सर? नहीं, मुझे उनकी तुलना या फिर नायडू जी की तुलना की गॉड गिफ्ट है। मैं इन सब चीजों का पहले भी विरोध करता रहा। जब बरवा जी ने कहा था इंदिरा इज इंडिया, मुझको वो भी अप्रिय लगा था। और जब वेंकैया जी ने कहा कि भगवान का अवतार है, उन्होंने खुद अपने हाथ से बना के मोदी जी को भेजा, तो मुझको वो भी अच्छा लगता। मैं इस तरह की तृतीय श्रेणी की चाटुकारिता के पहले भी खिलाफ था, अभी भी खिलाफ। लेकिन उनका मिशन सक्सेसफुल है अमेरिका में, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी कुछ शंकाएं हैं जो मैंने ठीक है त्यागी जी एक सेकंड लौटूंगा आपके और पास। मैं अब भी रखना चाहता हूं। ठीक है त्यागी जी लौटता हूं आपके पास। संबित पात्रा जवाब दीजिए, पहले आपके पास बहुत देर बाद आ रहा हूं। संबित पात्रा
देखिए, बड़ा आश्चर्य हो रहा है जब जनता ने खुद जवाब दे दिया है 93%, वो भी रिकॉर्ड तोड़ जवाब है। उसके बाद भी अजय जी इस प्रकार से उसमें भी त्रुटि निकालने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया ताली पीट रही है, कांग्रेस छाती पीट रही है, क्या आवश्यकता है छाती पीटने का? आप भी बड़ा दिल दिखाइए। आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बहुत फेमस कहावत है अंग्रेजी में, यहाँ डिप्लोमेट बैठे हैं मुखर्जी साहब, वो जानेंगे कि देर आर नो इटर्नल एलाइज nor perpetual enemies. There are only eternal and perpetual national interest. अब देखिए, अभी जो त्यागी साहब बहुत बड़े हैं, मैच्योर्ड लीडर हैं, उन्होंने अच्छे कुछ संशय उठाए। मैं उसी संशय के सिलसिले में ये कहावत मैंने कहा कि देखिए, कोई इटर्नल अलाई नहीं, हमेशा के लिए कोई अलाई होगा या हमेशा के लिए कोई दुश्मन हो जाएगा, ऐसा डिप्लोमेसी में नहीं होता है। हमेशा के लिए राष्ट्रहित होते हैं। आज राष्ट्रहित के लिए जो जो स्टेप्स आवश्यक पड़े, अच्छा ये तो मान लीजिए संबित पात्रा, एनएसजी में हमें ये तो मान लीजिए फिर कि जो फॉरेन पॉलिसी में मोदी सरकार में शिफ्ट आया है वो ये आया है कि पहले इंडिया बैलेंसिंग पावर की तरह एक्ट करता था, अब लीडिंग पावर बनना चाहता है। अब लीडिंग पावर है, बिल्कुल। देखिए, पहले बैलेंसिंग पावर था, पहले कभी भी हम हाई टेबल से बात नहीं करते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम हाई टेबल से, एक उच्च स्थान से अपने परिप्रेक्ष्य को रख पा रहे हैं। कल आप हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी के बॉडी लैंग्वेज को देखिए, और बाकी उससे पहले मनमोहन जी के बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करिए। बॉडी लैंग्वेज डिप्लोमेसी में जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ कौन व्यक्ति खड़ा होता है, कैसे बोलता है, उसको। महात्मा गांधी का बॉडी लैंग्वेज कैसा था? अच्छा, त्यागी जी भी महात्मा गांधी महात्मा गांधी बॉडी लैंग्वेज के पास भी जाना है, संबित कंप्लीट करिए। तो यही है, बॉडी लैंग्वेज को जिस तरह से आप परिभाषित कर रहे हैं, सुनिए, महात्मा गांधी वो शख्स आप जो है, आप बोलते बॉडी लैंग्वेज पर, आप ओबामा जी का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, डेविड कैमरून का देख लीजिए, सुन लीजिए। ये शांत होंगे तभी तो कुछ बोलूंगा। बढ़ चढ़ के मत बोलिए संबित जी। सुनिए, आपने महात्मा गांधी पे पूछा ना, मैं बताता हूं। महात्मा गांधी वो शख्सियत थे जिन्होंने एक छोटे से धोती को धारण कर लिया तो वो एक स्टेटमेंट बन गया। वो इतनी बड़ी चीज है कि उनको आप डिबेट में घसीट के लाकर डिबेट को छोटा मत बनाइए। उनकी साइकोलॉजी, उनकी फिलॉसफी के बारे में बात कर रहा था मैं, बॉडी लैंग्वेज के बारे में, जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज बोल रहा हूँ। महात्मा गांधी जब चलते थे, महात्मा गांधी जब बोलते थे तो दुनिया, नेहरू जी का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, सामने दुनिया, वाजपेयी का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, वाजपेयी जी का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, नेहरू जी का, राहुल गांधी को देख लीजिए, बाकी लोग का भी बॉडी लैंग्वेज अच्छा था। मनमोहन सिंह, प्रभु अभी मैं नेहरू जी को और इंदिरा जी को देखूं या राहुल गांधी को देखूं, आप बताइए। अगर मनमोहन सिंह राहुल का बॉडी लैंग्वेज में देख रहा हूं ना, आपको यही मैं अभी नेहरू जी पे नहीं जा सकता। अरे भैया, ये बहुत परेशान है। केसी त्यागी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप गुरदास कामत को संभालिए, आप गुरदास कामत को संभालिए, बाद में बाकी चीज देखिएगा। गुरदास कामत को संभालिए। समित एक सेकंड, त्यागी जी, इसमें क्या दिक्कत है? अगर हम बैलेंसिंग पावर से लीडिंग पावर बनना चाहते हैं दुनिया में, तो क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, ऐसा है कि ये हम अमेरिका की शर्तों पे बने कि अपनी शर्तों पे बने। विदेश नीति में मैं मुखर्जी जी को एड्रेस करना चाहता हूं, चूंकि विदेश नीति के विशेषज्ञ हम तीनों में सबसे ज्यादा ये हैं। बांडुंग कॉन्फ्रेंस जब हुई थी उस समय जवाहरलाल के एक तरफ चाउमिनलाई थे, मार्शल टीटो थे, एन क्रुमा थे, सुकार्नो थे, नासिर थे। वो भी गोल्डन पीरियड था विदेश नीति का। मिसेस गांधी नेम की चेयरमैन बनी थी जिसमें 100 से ज्यादा मुल्क थे। वो भी एक दौर था भारतीय राजनीति का। असल में लाओस, वियतनाम में, कंबोडिया में अमेरिका में क्या करने आता है, अफगानिस्तान में अमेरिका क्या करता है, वेस्ट एशिया में फिलिस्तीन के खिलाफ क्या गिरोहबंदी करता है, तो हम उसके सैन्य संगठनों के हिस्से ना बन करके, बिल्कुल ठीक है, जो आर्थिक सहयोग, जो ऊर्जा सहयोग, बिल्कुल ठीक है। त्यागी जी, मेरे पास टाइम कम है, शिवशंकर मुखर्जी को जरा सुन लेते हैं। मुखर्जी जी, सवाल देखिए घूम फिर कर वहीं आ जाता है। अगर क्या हम अमेरिका के पिछलग्गू बन गए हैं, अमेरिका की शर्तों पे उसके साथ हम सहयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ अमेरिका के सारे दुश्मन हमारे दुश्मन हो गए। जिस तरह चीन और पाकिस्तान अब हमें हमारे पड़ोस में परेशान कर रहे हैं और एनएसजी में जाने से भी रोकेंगे। त्यागी जी ने रेज किए हैं दो कंसर्न्स, दो सेट कंसर्न्स जो उन्होंने रेज किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसी का मैं जवाब दे रहा था ब्रेक के पहले। नंबर 1, उन्होंने ये कंसर्न उठाया कि ये जो हम रिश्ते बढ़ा रहे हैं अमेरिका और उसके एलाइज के साथ, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये
चीन तो इससे चिढ़ता है, क्योंकि चीन देखता है कि चीन को कंटेन करने के लिए इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ लग रहा है, और इससे हमको थोड़ा खतरा है कि चीन के साथ हमारी दुश्मनी के जो सेंसिटिव रिलेशंस हैं वो और भी खराब हो जाएंगे। मेरा ख्याल से ये कंसर्न बिल्कुल सही है, लेकिन ये करना चाहिए था, इसलिए कि चीन हमारे कंसर्न्स को बिल्कुल खुले आम दबोच रहा है। एक तरफ से पाकिस्तान का तो न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट बनाने के अलावा टेररिज्म के मामले में यूनाइटेड नेशंस में भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिज्म के नाम से लिस्ट करने में मना कर रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में जब अरुणाचल प्रदेश में कोई प्रोजेक्ट होने की बात होती है उसका वो विरोध करती है, और साथ साथ पीओके में अपने प्रोजेक्ट्स चला रही है धूमधाम से। तो हमें ये एक शतरंज के खेल की तरह है। शतरंज में सबसे पहले ही कोई अटैक नहीं करता कोई खिलाड़ी, पहले अपने पीसेस को पोजीशन करते हैं। बिल्कुल सही है, का ये विजन बिल्कुल बहुत सही है। बहुत खूबसूरती से आपने कूटनीति को डिस्क्राइब किया है मुखर्जी। आगे अगर जरूरत पड़े, बिल्कुल सही है। बात दूसरी कंसर्न उन्होंने जो रेज जल्दी से, मेरे पास टाइम बहुत कम है। अमेरिका के जो पॉलिसीज हैं जिससे हम सहमत नहीं हैं, जो अमेरिका के पॉलिसीज हैं जो हम सहमत नहीं है, उसमें भी क्या हमें प्रॉब्लम नहीं होगा? ये हम पहले, अमेरिका बहुत अच्छी तरह जानता है कि जहां जहां हमारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ उनके कुछ पॉलिसीज होंगे वहां इंडिया का साथ उन्हें नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी विदेश मामलों के जानकार शिवशंकर मुखर्जी साहब कह रहे हैं इराक में कि हिंदुस्तान अपनी करंट फॉरेन पॉलिसी के तहत अमेरिका का पिछलग्गू नहीं बनने जा रहा है। ये शतरंज का खेल है, जहां हिंदुस्तान को लगेगा कि उसके हितों के खिलाफ अमेरिका काम कर रहा है या अमेरिका का कोई कदम हिंदुस्तान के हितों के खिलाफ जा सकता है, तो हिंदुस्तान उस कदम से खुद को अलग भी कर सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए संबित पात्रा, डॉक्टर अजय कुमार, केसी त्यागी जी और शिवशंकर मुखर्जी जी। तो आपने देखा एसएमएस पोल में तो बहुत साफ है। एसएमएस पोल के लिहाज से हिंदुस्तान की जनता, हमारे दर्शक यही सोचते हैं कि हाँ, मोदी ने दुनिया में हिंदुस्तान का दबदबा कायम कर दिया है।